जनवरी सन 2009 में शुगर यानी कि चीनी का प्राइस 13 से 14 रुपए पर केजी था और यही प्राइस सन 2009 में ही दिसंबर का महीना आते आते 24 से 25 रुपए पर केजी हो गया और आज की डेट में चीनी का प्राइस 40 से 45 रुपए पर केजी है। ऐसे ही पेट्रोल का प्राइस सन 2014 में 66 रुपए था जो कि आज लगभग 100 रुपए है। इस घटना को आम बोलचाल की भाषा में हम महंगाई का बढ़ना कहते हैं और इकोनॉमी और फाइनेंस की भाषा में इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन केवल भारत जैसे विकासशील देशों में नहीं बल्कि बड़े बड़े विकसित देश जैसे कि अमेरिका में भी हर साल बढ़ता रहता है। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का बढ़ना एक बुरी चीज है या फिर सच्चाई हमारी सोच से बहुत परे है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन क्यों होता है यानी महंगाई क्यों बढ़ती है, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन क्या होता है और क्यों होता है, इन्फ्लेशन के क्या क्या नुकसान हैं और क्या इन्फ्लेशन के कुछ फायदे भी हैं, महंगाई के बढ़ने के केस में एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बढ़ाने में किसका बड़ा योगदान है, सरकार का या फिर सिटीजन्स का या फिर दोनों का। तो इसके बाद जब भी आप महंगाई को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपका दिमाग खुद बता देगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या ये महंगाई सही कारणों से बढ़ रही है या फिर महंगाई बढ़ने के पीछे सरकार का हाथ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि या फिर किसी भी देश में उपयोग की जाने वाली करेंसी जैसे कि भारत में रुपीस, अमेरिका में डॉलर का उपयोग किया जाता है, इनकी वैल्यू में कमी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन से हमारे जीवन जीने के तरीके में भी बदलाव आता है। जब हमारी आमदनी स्थिर रहती है और देश में महंगाई बढ़ती है तो हमारी चीजें खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण हमें अपने जीवन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का भी त्याग करना पड़ता है। इन्फ्लेशन आपके सेविंग करने के तरीकों पर भी प्रभाव डालता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर घरों में रहने वाली महिलाएं पैसे बचाने के लिए गुल्लक का उपयोग करती हैं, लेकिन जब तक गुल्लक को तोड़ने का समय आता है तब तक उस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रह जाती जितनी उस पैसे की वैल्यू जमा करते वक्त थी। इस प्रकार हम पैसे जमा करने के साथ साथ अपना नुकसान भी कर लेते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा होता है डिफ्लेशन, अर्थात जब पैसे की वैल्यू बढ़ती है या चीजों के दाम कम होते हैं तो इसको डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को परसेंटेज में नापा जाता है, अर्थात पिछले पीरियड के मुकाबले इस पीरियड में किसी सेवा या वस्तु का प्राइस कितना बढ़ा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चावल का प्राइस पिछले साल 100 रुपए पर केजी था और इस साल 150 रुपए हो गया। तो यदि हम चावल को पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार मानेंगे तो इस साल अगर चावल का मूल्य 50 रुपए बढ़ा है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का रेट इस साल 50% है। अक्सर इन्फ्लेशन नापने के लिए दो प्रकार के इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। नंबर एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और नंबर दो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अक्सर देश के लेवल पर इन्फ्लेशन को होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर नापा जाता है। होलसेल प्राइस यानी जैसे दुकानदार आपको कोई सामान बेचता है तो उस सामान को दुकानदार को कहीं ना कहीं से खरीदना होता होगा, तो दुकानदार जब उस सामान को कहीं से खरीद के लाता है तो वो बहुत अधिक मात्रा में एक साथ खरीद के लाता है, तो इस प्रकार की खरीदी को होलसेल खरीदी कहते हैं और इसके ऊपर बढ़ने वाली महंगाई को होलसेल इंडेक्स के द्वारा नापा जाता है। ऐसे ही एज ए कंज्यूमर हम सिटीजन जो सामान खरीदते हैं उस पर बढ़ने वाली महंगाई को होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा नापा जाता है। जैसे कि पिछले महीने यानी कि मई 2023 में भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.4% था। इन्फ्लेशन को हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट 3% से कम होता है तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन को क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। जनरली ये सिचुएशन बहुत कम देशों में होती है। दूसरे नंबर पे आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट 3 से 7% तक होता है तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन इसी बीच में रहे, इससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद यदि इन्फ्लेशन 10 से 20% पर एनम तक हो जाता है तो इसको रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं और यदि इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं और ये सिचुएशन किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक होती है।
जैसे कि आपने देखा होगा श्रीलंका में 2022 के शुरुआती टाइम में इन्फ्लेशन 50% तक बढ़ गया था, जिस कारण देश बर्बादी के कगार पर आ गया था। सारी जनता सड़कों पर थी, देश में फ्यूल खत्म हो गया था और एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि बस, ट्रेन, मेडिकल व्हीकल आदि का चलना भी बंद हो गया था। श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं बचा था जिससे कि वो फ्यूचर में किसी और देश से सामान खरीद सके, जिस कारण श्रीलंका पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था। ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्यों आती है या फिर श्रीलंका में ये सिचुएशन क्यों आई, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब कहते हैं जब इन्फ्लेशन रेट 20 से 100% के बीच में होता है और यदि इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके दो बड़े एग्जाम्पल वेनेजुएला और जिम्बाब्वे हैं। आप इनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए अब समझते हैं इन्फ्लेशन किन कारणों से होता है। देखिए, अगर आपको फाइनेंस या फिर इकोनॉमी के फील्ड में कुछ भी नॉलेज हासिल करनी है तो दो टर्म आपको अपने मन में बसा लेने होंगे। नंबर एक सप्लाई, नंबर दो डिमांड। इन्फ्लेशन का बढ़ना या घटना इन दो ही शब्दों पर निर्भर करता है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे डिमांड साइड को। किसी भी वस्तु या सर्विस की जब डिमांड बढ़ती है और उसकी मात्रा कम होती है तो उस वस्तु या सर्विस का प्राइस बढ़ाना पड़ता है, जिससे इन्फ्लेशन खुद ब खुद बढ़ जाता है। पर यह डिमांड बढ़ती क्यों है, इसके भी रीज़न है। मान लीजिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने लगे और लोगों में बांटने लगे और कुछ ऐसी स्कीमें चला दे जिससे लोगों को फ्री में चीज़ें मिलने लगे, तो ऐसे में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगेगा और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने का दूसरा कारण है ब्लैक मनी। इसका भी ऐसे ही असर होता है जैसे कि फ्री में चीज़ बांटने से, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लैक मनी होगा उसको बचाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे कि मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होगी। अब देखते हैं इन्फ्लेशन का दूसरा साइड यानी कि सप्लाई साइड। ठीक डिमांड का उल्टा है सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है और जब सप्लाई कम हो जाती है तो रेट बढ़ाने पड़ते हैं। अब सप्लाई कम होने के भी कुछ कारण हैं, जिसमें नंबर एक पर है नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि भूकंप या सुनामी। ऐसे नेचुरल डिजास्टर जब भी आते हैं तो ये चीज़ों के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं या फिर यातायात को भी अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके कारण सही जगह पर सही चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पाती और चीज़ों की कमी होने लगती है। कमी होने के कारण उन चीज़ों के रेट बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस, ये भी एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर कहा जा सकता है। कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगी थी, इसलिए कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे देशों में महंगाई अपने आप बढ़ने लगी। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉर। वॉर की सिचुएशन में चीज़ों की कमी अपने आप होने लगती है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन में फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, यातायात बंद हो जाता है, जिसके कारण चीज़ों की सप्लाई भी कम हो जाती है। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारे यूरोपीय देशों में चीज़ों की सप्लाई कम होने लगी, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेशन एक अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुँच गया। यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देशों पर तो रिसेशन भी आ गया। ऐसे ही यूरोप के अलावा अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की कमी या फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में ट्रेड यूनियंस के द्वारा अपनी मांगों को पूर्ति कराने के लिए सप्लाई को अवरुद्ध करा जाना। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सप्लाई और डिमांड के कारण कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है एक्सपेक्टेशन। कभी कभी लोग फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने के डर के कारण पहले ही बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में उन चीज़ों की कमी हो जाती है। मार्केट में कमी होने के कारण बची कुछ चीज़ों का रेट अपने आप बढ़ जाता है। अब आपको मोटे मोटे तौर पर समझ आ रहा होगा कि महंगाई क्यों बढ़ती है। अगर इन सभी पॉइंट्स को शॉर्ट में बताया जाए तो सरकार की फ्री स्कीम्स, वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ज़्यादा पॉपुलेशन और फ्यूचर में महंगाई का डर, ये चीज़ें महंगाई बढ़ाने में बड़ा योगदान देती हैं। अब जब आपको इन्फ्लेशन के कारण समझ आ गए हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका की सिचुएशन को, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्केल पर टैक्स की कटौती करना शुरू कर दिया, यानी लोगों से लिए जाने वाले टैक्स को बहुत कम कर दिया।
यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों को तो टैक्स फ्री कर दिया। अब यहाँ तक की कहानी सुनकर आम आदमी को तो खुशी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं ले रही है, मतलब हमारा ज़्यादा पैसा बच रहा है। तो आम आदमी के हिसाब से तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन देश के लेवल पे ये कितना हानिकारक हो सकता है ये आप आगे समझेंगे। इस टैक्स को कम करने के बाद 33.5% रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कम हो गए, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के पास बहुत कम पैसा बचा था जो कि डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था। एसेंशियल चीज़ें जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा लगता है, वहाँ पर पैसों की कमी पड़ने लगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने वैट भी कम कर दिया था, जो कि एक प्रकार का जीएसटी जैसा टैक्स होता है जो कि नॉर्मल चीज़ों पर लगाया जाता है। गवर्नमेंट ने उस टैक्स को भी 8% तक कम कर दिया। अब इससे गवर्नमेंट के पास देश की गतिविधियों को चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो कम होने लगा। गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आया तो गवर्नमेंट ने नोट छापना स्टार्ट कर दिया। बेफिजूल ज़्यादा नोट छापने से क्या नुकसान होता है इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। IMF जो कि इंटरनेशनल संस्था है, उसने भी श्रीलंका गवर्नमेंट को समझाया कि आप नोट छापने की जगह टैक्स बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किन्हीं भी कारण के कारण टैक्स नहीं बढ़ाया, बल्कि नोट छापना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक दिन में ही 119.08 बिलियन रुपीस छाप दिए। अब एक्सेस अमाउंट में प्रिंटिंग करने से इन्फ्लेशन तो बढ़ना स्वाभाविक था। इसके अलावा भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत सी गलतियां करी, जिसके चलते श्रीलंकन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अब आपको समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेती है और फ्री में चीजें देने से कितना नुकसान होता है। अब यहाँ तक आपको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर हुई होगी, लेकिन इतना समझने के बाद आपके दिमाग में क्या बात आती है? क्या इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ है? आइए देखते हैं। इन्फ्लेशन अगर सही कारणों से बढ़ता है तो इससे फायदा भी होता है। कैसे? हमने डिस्कस किया, जब डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब डिमांड सही मात्रा में बढ़ती है तो इससे व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार बढ़ने से देश ग्रो करता है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आता है और ज़्यादा टैक्स मतलब ज़्यादा विकास। इन्फ्लेशन अगर सही मात्रा में बढ़े तो इससे देश के आम लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी तो होती है, लेकिन इससे व्यापारियों को फायदा होता है और व्यापारियों के पास नौकरी करने वाले लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि अगर व्यापारी को फायदा होगा तो नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ेगी तो उन लोगों का भी फायदा होगा। ओवरऑल पूरे देश का फायदा होता है। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रिज की डिमांड बढ़ी। फ्रिज की डिमांड बढ़ने से फ्रिज की कीमत बढ़ जाएगी। फ्रिज एक फिनिश गुड है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो जो व्यापारी फ्रिज बनाता है वो फ्रिज को तो महंगे रेटों में बेचेगा, लेकिन जिन चीज़ों से फ्रिज बन रहा है वो चीज़ें उसको सस्ते रेटों में अभी भी मिलेंगी। तो क्योंकि उसको वो चीज़ें अभी भी सस्ते रेटों में मिल रही हैं और फ्रिज वो महंगे रेटों में बेच रहा है, यानी कि व्यापारी को ज़्यादा फायदा होगा। और व्यापारी को ज़्यादा फायदा होगा तो फिर वही बात आएगी कि उसके पास काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। तो अगर इन्फ्लेशन एक सही मात्रा में बढ़े तो इससे देश का फायदा होता है। किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश को ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि जो भी देश ज़्यादा विकसित होगा वहाँ पे महंगाई कम विकसित देश के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ही होगी। इसीलिए 3 से 7% वाले इन्फ्लेशन को वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो वो देश के लिए हानिकारक होता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ या फिर पाकिस्तान में आज आप देख रहे हैं। अब तक आपको इन्फ्लेशन की पूरी ABCD समझ आ गई होगी, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एज अ सिटीजन हमें इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। एज अ सिटीजन हमें अपने पैसों को कभी भी गुल्लक या फिर सिंपल सेविंग अकाउंट्स में जमा नहीं करना चाहिए। आपको केवल उतना ही पैसा अपने पास रखना चाहिए जितना कि ज़रूरत के समय पर आपके काम आए। अगर आपके पास उससे अधिक पैसा है तो आप उसको ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे देश में अभी इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% है, तो आपको ऐसी जगह निवेश करना है जहां पे आपको रिटर्न 6% से ज़्यादा मिले। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, उसके साथ में आप कहीं और चीज़ों पे भी निवेश कर सकते हैं। पहली चीज़ है प्रॉपर्टी। अगर आप सही लोकेशन में प्रॉपर्टी पे निवेश करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी पे एक अच्छा अमाउंट रिटर्न में मिलता है। दूसरी चीज़ है गोल्ड। गोल्ड का रेट भी इन्फ्लेशन की तरह बढ़ता रहता है, तो गोल्ड पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा है RD अकाउंट। RD अकाउंट में पैसे जमा करने से आपको बिना किसी नुकसान के एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी रहता है।
और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद देश की इकोनॉमी का एक छोटा हिस्सा पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।